हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम डेथ नोट सीरीज़ का एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एपिसोड के शुरुआत में ही जापानीज़ पुलिस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर कीरा के रिपोर्ट के बाद बात हो रही होती है। इन लोगों को यहाँ पर 3048 फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए हैं और साथ ही साथ उसमें 14 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो कीरा को जानते हैं या फिर उन्होंने उसे कहीं देखा है। साथ ही साथ 21 लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि वो खुद कीरा है। इस सब को इग्नोर करते हुए इनका रिकॉर्ड बनाया जाता है। वो ऑफिसर बताता है कि जैसे एल ने बोला था ये पता लगाने के लिए कि उनके डेथ कितने बजे हुए हैं, तो लगभग सारे विक्टिम्स के डेथ वीकडेज में शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुए हैं। लेकिन उनमें से 68% तो रात के 8 PM से लेकर 12 PM तक हुए हैं। ये डेथ सैटरडे, संडे और छुट्टी के दिनों में और भी ज़्यादा हो गए हैं। तो इस सब को देख के एल बोलता है, इस हिसाब से जो किलर है वो एक स्टूडेंट है, और क्योंकि एक बच्चा ही होगा जो इस तरीके का भगवान बनना चाहता होगा और इस दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा। ये बहुत बचकाना है। मुझे पूरा भरोसा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मन में ये है कि कीरा कोई बच्चा नहीं हो सकता, तो ये बात तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। फिर मात्सुदा बीच में उठता है और कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो जापान में पिछले कुछ दिनों से क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो यहाँ पर ज़्यादातर ऑफिसर्स मात्सुदा के बात सुनकर इग्नोर करते हैं और चीफ भी मात्सुदा को बिठा देते हैं। अब यहाँ पर एल बोलता है, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं ये जानना चाहता हूँ जो भी विक्टिम्स आ रहे हैं उसकी आइडेंटिटी पब्लिकली अवेलेबल थी, जैसे कि उसकी फ़ोटो वगैरह, या फिर उसका सिर्फ नाम ही अवेलेबल थे। तो यहाँ पर मीटिंग के बाद चीफ को मात्सुदा माफ़ी मांगता है कि मैंने ऐसी बात बोली। तो चीफ यही बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम यह कहते कि कीरा जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको इस बात के लिए अवार्ड देना चाहिए, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ पर दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है जो कि सायु को पढ़ा रहा होता है। तभी उनके पापा घर पर आ जाते हैं और सायु वहाँ से चली जाती है। तो रियुक कहता है, तो लाइट ये कहता है, अगर बाई चांस कोई भी पुलिस मुझे पकड़ने आती है तो भी कहने के लिए मेरे पास ये तो होगा ही कि मैं और भी चीज़ें करता हूँ जिससे मैं बच सकता हूँ। जब लाइट नीचे आता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो चीफ लाइट का ही पिता होता है और ये लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। चीफ लाइट से पूछता है कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। लाइट की बहन और मम उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है और इंटेलिजेंट है, तो उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब लाइट ऊपर जाता है तब रियुक कहता है, हमने समझ गया तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि तुम्हारे पापा पुलिस में। तो लाइट कहता है, हाँ, और इसलिए मैं उनके कंप्यूटर में इजीली हैक कर सकता हूँ और इससे मुझे उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर लाइट अपने पापा का कंप्यूटर हैक कर लेता है और उसमें जो भी फाइल्स होती हैं उनको देख के लाइट को पता चल जाता है कि अब पुलिस को शक हो गया है कि जो कीरा है वो एक स्टूडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर लाइट कहता है, किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट में लिखने के बाद हम उसके आगे कॉज ऑफ डेथ लिख सकते हैं। जैसे कि लाइट हमेशा हार्ट अटैक लिखता है और रूल के हिसाब से हम 6 मिनट और 40 सेकंड में एक डेथ को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि किसी विक्टिम को अलग तरीके से भी मार सकते हैं। इस हिसाब से अगर मैं किसी क्रिमिनल का लिखकर उसके आगे हार्ट अटैक लिखकर नीचे 6 मिनट और 40 सेकंड में मरने का टाइम भी सेट कर देता हूँ तो वो हो जाएगा ना रियुक। तो रियुक कहता है, ऐसा हो जाएगा। तो लाइट ये कहता है, फिर तो और मज़ा आने वाला है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपनी रोज़ाना एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है और साथ ही साथ दूसरी ओर हमें यह दिखाया जाता है कि वो लगातार क्रिमिनल्स को भी मार रहा होता है। यहाँ पर हमें दोबारा जापानीज हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और इधर तीनों ऑफिसर्स चीफ के पास आते हैं
और कहते हैं कि कल फिर से 24 लोग मारे गए हैं और उसके पहले 23। तो वो कहते हैं इसका मतलब जो वो कीरा है वो स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उनमें से एक मेंबर कहता है ज़रूरी नहीं है, 2 दिन तो कोई बच्चा छुट्टी ले सकता है स्कूल से। तो यहाँ पर एल कहता है नहीं, तुम उसकी बात समझ नहीं रहे। कीरा हम सबको ये नहीं कहना चाहता कि वो स्टूडेंट नहीं है। जो मैसेज कीरा हमें देना चाहता है वो ये है कि वो सिर्फ बिना वहाँ पर हुए किसी को भी मार सकता है, बल्कि उसकी मरने का भी टाइम वो डिसाइड कर सकता है। तुम खुद ही सोचो, वो हर घंटे एक क्रिमिनल को मार रहा है, क्यों? जबकि पहले ऐसा नहीं था। और जैसे ही हमें ये पता लगाया कि कीरा स्टूडेंट हो सकता है, वैसे ही टाइमिंग चेंज हो गई। और यहाँ पर दूसरी ओर हमें लाइट का सीन दिखाया जाता है और वो घर वापस जा रहा होता है। लाइट कहता है अभी तक तो एल को पुलिस के ऊपर भी शक होने लग गया होगा। यहाँ पर एल कहता है कि कीरा के पास एक ऐसा तरीका है जिससे वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कीरा आखिर करना क्या चाहता है? यहाँ पर यूब कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा करके उसे तुम पर और शक होगा ना। ऐसा लगेगा कि तुमने मुझसे बचने के लिए टाइमिंग चेंज की है। इससे तो तुम्हारा नुकसान है। हिल को ऐसे नहीं लगेगा कि तुम पुलिस से कनेक्टेड हो। तो लाइट कहता है मैं तो चाहता ही हूँ कि एल मुझे ढूंढ ले, तभी तो मैं उसको आसानी से ख़त्म कर पाऊँगा। रियुक, तुम शायद समझोगे नहीं, लेकिन इंसानी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। और अभी इस समय पुलिस हेडक्वार्टर्स और एल एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। वैसे लोगों को लगेगा कि एल और पुलिस मिलके कीरा को पकड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों एक दूसरे पर शक करके एक दूसरे को ही इन्वेस्टिगेट करने लग जाएंगे। और कुछ समय बाद उसको इस बात पर गुस्सा आ जाएगा और वो एल को मेरे लिए ढूंढने लग जाएंगे, और जब वो उसे ढूंढेंगे तब मैं उसको मार दूंगा। तो यहाँ पर हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर मैं कीरा होता तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को मारता जो कि मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही पहले एल ने काफ़ी कमाल का स्टंट किया था इस शहर के सामने, कीरा को चैलेंज किया था कि मुझे मारो, लेकिन असलियत में उसका चेहरा और नाम दिखाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और वो तो अपना चेहरा किसी को दिखाता भी नहीं। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स हमेशा अपने ऊपर एक बेज लगा के घूमते हैं जिसमें हमारा नाम और फोटो दोनों होते हैं। कोई भी बंदा जिसके पास कंप्यूटर है वो हमें आसानी से ढूंढ के मार सकता है। और एल ने रिक्वेस्ट की थी ये देखने के लिए कि जो क्रिमिनल्स हैं उसकी आइडेंटिटी किस लेवल की थी, और हाँ, एल सही था, उसका नाम और फोटो दोनों पब्लिकली अवेलेबल थी, इसलिए वो लोग मारे गए। और वैसे भी यहाँ पर हमें अंधेरे में छुप के काम नहीं करते, हम लोगों को आगे रहकर काम करना पड़ता है। एल की तरह नहीं, तो हमें माफ़ करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी ओर हमें लाइट का हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर रियुक बाहर देखता है, उसे दिखाई देता है कि कोई बिल्डिंग के कोने पर खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर दूसरी ओर एल सारे पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट मंगवाता है और कहता है पुलिस फोर्स में 141 लोग ऐसे हैं जिसके पास कीरा इन्वेस्टिगेशन की इंफॉर्मेशन है, तो इन ऑफिसर्स का कोई जान पहचान वाला होगा जो कि कीरा हो सकता है, और पक्का इन्हीं में से कोई। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चीफ की रिपोर्ट खुलती है और उसमें उसकी और उसके बेटे की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। तो यहाँ पर रियुक और लाइट घर जा रहे होते हैं। रियुक लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट बोलता है कि तुम्हें पता है अभी मैं तुमसे बाहर बात नहीं कर सकता। तो रियुक कहता है ऐसा है तो सिर्फ तुम मेरी बात सुनो और कुछ बोलना मत। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डेथ नोट तुमसे बेहतर किसी इंसान को नहीं मिल सकती थी। मैं ना ही तुम्हारे खिलाफ हूँ और ना ही तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ तब तक रहना है जब तक ये डेथ नोट ख़त्म नहीं हो जाती या फिर तुम मर नहीं जाते। मैं एल की भी साइड नहीं ले सकता हूँ, ना ही तुम्हारी। तो लाइट कहता है हाँ मुझे पता है ये बात,
फिर युग कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत, लेकिन मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो लाइट कहता है तुम्हें हो क्या गया है, ऐसी बात तो नहीं करते हो तुम। तो यहाँ पर युग कहता है कोई सपोर्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन इस चीज से मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई इंसान तुम्हारा लगातार फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पीछे से कोई आता है और वो लाइट को देख के छुप जाता है, और लाइट भी थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वो फिर से चलना शुरू कर देता है। तो र्यूक कहता है इससे मुझे तंग करके लगती है। भले ही वो मेरे को देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ही रहता हूँ। इससे मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा है। फिर लाइट कहता है ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मुझे इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। तो यहाँ पर लाइट फिर घर आ जाता है और वो खिड़की से देखता है नीचे कि वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो कहता है क्या इतनी जल्दी एल ने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है? मुझे नहीं लगता, इसके लिए तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि उसको इतनी जल्दी शक हो गया हो मुझ पे कि मैं ही कीड़ा हूँ, क्योंकि बाहर तो मैं कोई नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही लगता हूँ। तो इसलिए मेरा पीछा करने वाला जो कोई भी हो, मुझे उसका पता लगाना होगा, और जब मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा। तो यहाँ पर यूँ कहता है तो इसे देखकर लाइट कहता है ये बात तो मैंने पहली बार सुनी, किसी शिनिगामी के बारे में, काफी अच्छा है। फिर र्यूक कहता है इससे अच्छा तो तुम्हें दूसरा अंतर लगेगा, लेकिन ये जिंदगी को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को कम करने के बारे में है। तुम्हें पता है, जब भी शिनिगामी किसी इंसान को देखता है तो उसे उसका नाम झट से पता चल जाता है। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? हमारे पास शिनिगामी आए से, और मैं इस समय जब तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारे सर के ऊपर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लाइट चौंक जाता है और युग कहता है हाँ, मेरी आंखों में मैं तुम्हारा नाम और लाइफ स्पान देख रहा हूँ, और मैं अगर उसे इंसानी टाइम में कन्वर्ट करूँ तो मैं बता सकता हूँ तुम्हारे पास जीने के लिए कितने साल बचे हैं। लेकिन पहले ही मेरा मुंह इतना बड़ा है, तुम मेरे मुंह से ये बात कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए एक शिनिगामी को कभी भी यह दिक्कत नहीं होती कि उनको किसी इंसान का नाम नहीं पता जिससे उन्हें मारना है, और साथ ही साथ उसे यह भी पता होता है उनकी ज़िंदगी में कितने साल ऐड होंगे। हमारी आंखें बहुत अलग हैं, तो यही था दूसरा अंतर तुम्हारे और मेरे बीच में। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जिस शिनिगामी ने इस दुनिया में डेथ नोट गिराई होती है और जो इंसान
उस डेथ नोट को उठाता है, वो शिनिगामी उसकी आंखें उस डेथ नोट के ओनर को दे सकता है। तो यहाँ पर लाइट शॉक हो जाता है और यूक कहता है, सिर्फ तब जब ये लो जो कि काफी पुराने समय से चल रही है। तो लाइट कहता है, डील। फिर यूक कहता है, शिनिगामी आइज लेने के लिए तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा देना होगा। तो लाइट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है, तो क्या मेरी बची हुई ज़िंदगी का आधा? तो यहाँ पर यूक कहता है, दूसरे शब्दों में बताओ, अगर तुम हमें 50 साल और जीने वाले हो तो तुम सिर्फ 25 साल जियोगे। तुम 1 साल और जीने वाले हो तो सिर्फ 6 महीने ही जियोगे। तो यहाँ पे लाइट कहता है, क्योंकि तुम ना ही किरा की साइड हो ना ही एल की साइड हो, तो तुम मुझे किसी भी दुश्मन का नाम नहीं बताओगे जिसे मुझे मारना है ना? भले तुम्हें उसका नाम पता भी होगा। दूसरे शब्दों में, मैं तुमसे मदद की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। यही तुम कहना चाहते हो ना? तो र्यूक कहता है, और वैसे भी लॉस बताना मेरा फर्ज बनता है, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। तो इसलिए मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का बचा हुआ आधा हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें शिनिगामी आइज दे दूंगा। तो यहाँ पे लाइट हंसता है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इस सब का नाम पता चल जाएगा, तो इससे डेथ नोट को इस्तेमाल करने में और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर यूक कहता है, तो फिर क्या करें? डील करें? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो डिटेक्टिव होता है जो कि लाइट यागामी के घर के बाहर होता है। दोस्तों, ये था डेथ नोट का एपिसोड नंबर 3। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, और आगे का एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।